क्या हाल चाल है? ठीक है। क्या पढ़ा रहे थे? पॉलिटी के बाद आपके बैच में ज्योग्राफी ही आएगा, ज्योग्राफी ही लाएंगे। पॉलिटी खत्म होने दीजिए, ज्योग्राफी आएगा। चलिए, कुल मिलाकर के देखा जाए तो अनुच्छेद 131 तक बताए हैं। अनुच्छेद 131 के बाद के आगे के अनुच्छेदों को हम लोगों को देखना है। अनुच्छेद 132, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 45, 48। तो 131 के बाद के अनुच्छेदों को देखना है। देखिए, जब आप अनुच्छेद 132, 33, 34 और 136 को पढ़ते हैं तो ये सब अनुच्छेद हमें सुप्रीम कोर्ट के अपीलीय अधिकार के विषय में जानकारी प्रदान करता है। अपीलीय, देखिए, आप सभी लोग इस बात से तो निश्चित तौर पर अवगत होंगे कि देश में न्यायिक व्यवस्था त्रिस्तरीय है। सबसे ऊपर में सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सबऑर्डिनेट कोर्ट है। सबऑर्डिनेट कोर्ट के निर्णय के खिलाफ अपील हाई कोर्ट में और हाई कोर्ट के निर्णय के खिलाफ अपील सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट देश का सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय होता है। सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय दे दिया है वह आपको मानना होगा। उस निर्णय के खिलाफ अपील आप किसी कोर्ट में नहीं कर सकते हैं। उस निर्णय के खिलाफ अपील आप किसी कोर्ट में नहीं कर सकते हैं। तो जो भारत का सुप्रीम कोर्ट है, यह देश का सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय है। देश का सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय है और इसके अपीलीय क्षेत्राधिकार के विषय में जानकारी अनुच्छेद 132, अनुच्छेद 133, अनुच्छेद 134 और अनुच्छेद 136 प्रदान करता है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट को भारतीय संविधान का अनुच्छेद 137, सुप्रीम कोर्ट को भारतीय संविधान का अनुच्छेद 137 पुनर्विचार संबंधी अधिकार प्रदान करता है। पुनर्विचार संबंधी अधिकार प्रदान करता है। यह क्या होता है पुनर्विचार संबंधी अधिकार? तो भारत का जो सुप्रीम कोर्ट होता है वह अगर किसी मसले पर कोई जजमेंट दिया है तो उस जजमेंट को आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट पलट सकता है। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने 1952 में और 1964 में जजमेंट दिया कि निजता का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, लेकिन हाल फिलहाल में कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने यह जजमेंट दिया है कि निजता का अधिकार मौलिक अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या में राम मंदिर बनने को लेकर निर्णय दिया है। राम मंदिर बन रहा है। कल के डेट में जाकर सुप्रीम कोर्ट अपने इस निर्णय पर फिर से विचार कर सकता है और विचार करके सुप्रीम कोर्ट यह कह सकता है कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण नहीं होगा। यह भी सुप्रीम कोर्ट कह सकता है। तो कहने का मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट जो अपना निर्णय दिया है उस निर्णय को बाद में जाकर विचार करके पलट भी सकता है। यह अधिकार सुप्रीम कोर्ट को होता है।
सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार देता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 137। देखिए कुल मिलाकर के देखिएगा ना, तो सुप्रीम कोर्ट के कार्य अधिकार शक्ति को हम पढ़ रहे हैं। तो जब हम आपको सुप्रीम कोर्ट के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के विषय में बताए, तो यहीं पर सब क्षेत्राधिकार आप जान लीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट अपीलीय न्यायालय है, इसकी जानकारी 132, 133, 134, 136। सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णय पर फिर से पुनर्विचार करके अपने निर्णय को पलट सकता है, यह जानकारी अनुच्छेद 137। इसके बाद अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 143। अगर हम अनुच्छेद 143 को देखें तो यह सुप्रीम कोर्ट को सलाहकारी अधिकार प्रदान करता है। यह सुप्रीम कोर्ट को सलाहकारी अधिकार प्रदान करता है। सलाहकारी अधिकार देखिए, राष्ट्रपति बनने के लिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए, उपराष्ट्रपति बनने के लिए, कुछ भी बनने के लिए पढ़ा लिखा हो यह आवश्यक नहीं है। पढ़ा लिखा हो यह आवश्यक नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के भीतर आप जज तभी बन सकते हैं जब आप पढ़े लिखे हो, जब आप कानून के ज्ञाता हो, जब आप कानून के ज्ञाता हो। तो सुप्रीम कोर्ट में कानून के विशेषज्ञ रहते हैं और देश नियम कानून से चलता है। देश संविधान में जो नियम कानून है, संविधान क्या है? पहला क्लास में ही हम आपको बताते हैं संविधान क्या है। संविधान नियम कानून, नियम और कानूनों का एक लिखित दस्तावेज है जो यह बताता है कि देश में शासन प्रशासन कैसे चलाया जाएगा। ये चीज हमें संविधान बताता है और देश संविधान के नियम कानून के तहत ही चलता है, क्योंकि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान ही सर्वोच्च होता है। संविधान ही सर्वोच्च होता है। इसी वजह से संविधान के तहत ही देश चलता है। अब राष्ट्रपति बनने के लिए तो कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति होना आवश्यक नहीं है, लेकिन सब कानून जो बनता है राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से ही बनता है। अगर मान लिया जाए कि कोई ऐसा पेचीदा मसला है, कोई ऐसा कानूनी मसला है जिसमें संविधान का प्रश्न, विधि का प्रश्न समाहित है, और अगर किसी मसले में विधि का प्रश्न समाहित है, राष्ट्रपति को समझ में नहीं आ रहा है, तो राष्ट्रपति सलाह मांग सकता है। राष्ट्रपति किससे सलाह मांग सकता है? तो राष्ट्रपति कानूनी या संविधान सम्मत मसलों पर सलाह सुप्रीम कोर्ट से मांग सकता है। सलाह सुप्रीम कोर्ट से मांग सकता है और राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत मांगता है। सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए बाध्य होता है, लेकिन राष्ट्रपति उस सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं होता है, नहीं होता है। अगर राष्ट्रपति को सलाह मानना है तो राष्ट्रपति मानेंगे, और अगर राष्ट्रपति को सलाह नहीं मानना है तो राष्ट्रपति सलाह नहीं मानेंगे। लेकिन यहां पर भी ध्यान देने वाली बात यह है, वैसा मसला जो सुप्रीम कोर्ट के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में आता है, उस पर सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए राष्ट्रपति को बाध्य है। अन्य किसी मसलों पर सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है। जैसे अयोध्या के भीतर जब बाबरी मस्जिद ढहा गया था, तो भारत के राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगा। सुप्रीम कोर्ट ने सलाह देने से इनकार कर दिया और यह कहा कि यह हमारे प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में नहीं आता है, इसी वजह से हम इस पर सलाह नहीं देंगे, नहीं दे सकते हैं। तो यहां पे गौर कीजिएगा। एक तो ये बात याद रखना है, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेता है अनुच्छेद 143 के तहत। अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए बाध्य है, लेकिन वैसे मसले पर सलाह देने के लिए बाध्य है जो सुप्रीम कोर्ट के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में आता है, लेकिन राष्ट्रपति सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं।
राष्ट्रपति का मन होगा मानने का मानेगा, नहीं मन होगा नहीं। इसके अलावे जो सुप्रीम कोर्ट होता है वह देश के आम नागरिकों के मौलिक अधिकार का संरक्षक होता है। जो सुप्रीम कोर्ट होता है वह देश के आम नागरिकों के मौलिक अधिकार का संरक्षक होता है, मौलिक अधिकार का संरक्षक होता है। कैसे संरक्षक होता है? इस लिहाज से हम कह सकते हैं संरक्षक होता है क्योंकि जब आपके मौलिक अधिकार का हनन होता है, मौलिक अधिकार पढ़ाए हैं ना आपको? पढ़ाए हैं। मौलिक अधिकार की चर्चा है अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35। इसमें एक है अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 आपको बोलने का अधिकार देता है, आपको बोलने का अधिकार है। मान लिया जाए कि आपको बोलने का अधिकार है, लेकिन सरकार, भारत सरकार या कोई राज्य सरकार आपके बोलने पर प्रतिबंध लगा देता है। अगर सरकार ऐसा करता है तो क्या माना जाएगा? अगर सरकार आपके बोलने के अधिकार पर प्रतिबंध लगाता है तो यह माना जाएगा कि आपके मौलिक अधिकार का हनन हुआ, आपके मौलिक अधिकार का हनन हुआ। अगर आपके मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और आप सीधे सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत जा सकते हैं। तो अनुच्छेद 32 के तहत आप सीधे सुप्रीम कोर्ट अपने मौलिक अधिकार को बहाल करवाने के लिए जा सकते हैं। तो अनुच्छेद 32 के प्रावधानों के तहत सुप्रीम कोर्ट आम नागरिकों के मौलिक अधिकार का संरक्षक होता है, आम नागरिकों के मौलिक अधिकार का संरक्षक होता है। तो ये तमाम प्रकार की बातें हैं, इसे याद रखना। अब इसके अलावे सुप्रीम कोर्ट सरकार पर भी नियंत्रण रखता है, कार्यपालिका, विधायिका सब पर नियंत्रण रखता है। सुप्रीम कोर्ट न्यायिक पुनर्विलोकन के तहत कार्यपालिका और विधायिका सब पर नियंत्रण रखता है। तो न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार भी सुप्रीम कोर्ट को होता है, न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार भी सुप्रीम कोर्ट को होता है। तो अब ये न्यायिक पुनर्विलोकन क्या होता है? न्यायिक पुनर्विलोकन को हम लोग समझने का प्रयास करते। यहां तक चीज समझ में आया? हाँ या ना? चलिए, जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनर्विलोकन। देखिए, अरे देखिए पीछे वाला लड़का बतिया रहा है, पीछे मुड़ के बतिया रहा है। वो भी सामने सामने वाला नहीं बता, पीछे मुड़ के हंस हंस के बतिया रहा है। बताइए उससे बड़ा निर्लज, पतित, बेहया, निकम्मा होगा कोई नहीं होगा। पढ़ने के लिए ना है महाराज, जब आगे ये पीछे करना है तो जाइए ना हाट पे, आगे पीछे करते रहिएगा। जो आएगा या जो आएगी उसके पीछे पीछे चलिएगा, समझे? यही सब करना है बा महाराज। चलिए सुनिए, न्यायिक पुनर्विलोकन, जुडिशियल रिव्यू। देखिए, एक तो ये व्यवस्था अमेरिकी संविधान की विशेषता है। ये जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था अमेरिकी संविधान की विशेषता है। अमेरिका के संविधान की मूल विशेषता है न्यायिक पुनर्विलोकन, न्यायिक पुनर्विलोकन, न्यायिक पुनर्विलोकन। अमेरिका के संविधान से ही इस व्यवस्था को भारतीय न्यायिक प्रणाली में अपनाया गया है, भारतीय न्यायिक प्रणाली में अपनाया गया है। स्पष्ट तौर पर न्यायिक पुनर्विलोकन की बात किसी भी अनुच्छेद में नहीं है। स्पष्ट तौर पर किसी भी अनुच्छेद में न्यायिक पुनर्विलोकन की कोई बात
नहीं है। लेकिन अप्रत्यक्ष तौर पर न्यायिक पुनर्विलोकन की चर्चा अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 में है। इसके अलावे भी कुछ अनुच्छेद हैं जिसमें अप्रत्यक्ष तौर पर न्यायिक पुनर्विलोकन की चर्चा है, लेकिन भारत के मूल संविधान में अनुच्छेद 1 से लेकर जो अनुच्छेद 395 तक है, उसमें कहीं भी प्रत्यक्ष तौर पर न्यायिक पुनर्विलोकन की चर्चा नहीं। न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार न्यायपालिका को प्राप्त है। न्यायपालिका के अंतर्गत न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार भारत के सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त है। और भारत का सुप्रीम कोर्ट इसी न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था के तहत कार्यपालिका और विधायिका पर नियंत्रण स्थापित करता है। कार्यपालिका और विधायिका पर नियंत्रण स्थापित करता है। यह बात आपको तब स्पष्ट होगा, तब क्लियर होगा, जब आप ये जान जाएंगे कि न्यायिक पुनर्विलोकन होता क्या है। तो अब हम आपको न्यायिक पुनर्विलोकन के विषय में समझाने जा रहे हैं। कि न्यायिक पुनर्विलोकन क्या होता है। देखिएगा, सरकार, अगर हम सरकार की बात करें तो सरकार के मूल तौर पर 3 अंग होते हैं। जैसे आप हैं, आप एक पूरा का पूरा बॉडी है आपका, आपके बॉडी में हाथ है, नाक है, मुंह है, कान है, सब चीज है। आपके शरीर का अंग है ये सब, हाथ, नाक, कान, मुंह, पेट, पैर, सब चीज आपके शरीर का अंग है। उसी प्रकार से अगर हम सरकार की बात करें, गवर्नमेंट की बात करें, तो गवर्नमेंट के 3 अंग होते हैं, सरकार के 3 अंग होते हैं। सरकार के जो 3 अंग होते हैं, एक आपको कार्यपालिका होता है, दूसरा आपको विधायिका होता है, और तीसरा आपको न्यायपालिका होता है। अब देखिएगा, कार्यपालिका के अंतर्गत कौन कौन आता है। कार्यपालिका के अंतर्गत राष्ट्रपति आता है, उपराष्ट्रपति आता है, प्रधानमंत्री आता है, मंत्री परिषद, महान्यायवादी आते हैं। विधायिका के अंतर्गत लोकसभा आता है, राज्यसभा। न्यायपालिका के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट आता है। कौन आता है? सुप्रीम। कार्यपालिका का क्या काम है? कार्यपालिका का काम है काम का पालन करवाना, आदेश के द्वारा काम का पालन करवाना कार्यपालिका का काम होता है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति का क्या काम है? आदेश देना और काम पूरा करवाना। जैसे मोदी जी प्रधानमंत्री थे, हाय भी टीवी पर आकर 8 नवंबर 2016 को आदेश दिए या घोषणा किए कि 500 हजार का नोट बंद होता है। इसके बाद आपको पर्दा नहीं गिरा हुआ है जी, पर्दा गिराइए ना। चलिए, तो निकल गया तो अब आगे गिरा देगा तो आगे नहीं ना आएगा, फिर भी आएगा। छोड़िए न, बस गिरा दीजिए। पर्दा गिराने के लिए बेचारा टोपी पहन के गया, टोपी खोला हुआ था वो,
ठीक है, टोपी खोल के रखा हुआ था, लेकिन पर्दा गिराने के लिए स्पेशली टोपी पहना। अपना टोपी लगेगा तब ना वहां पे टोपी लगा पाएगा। किसी को टोपी नहीं पहनाइएगा। चलिए सुनिए, देखिए, मोदी जी घोषणा किए 500,000 का नोट बंद होता है, बंद हो गया। मोदी जी लॉकडाउन की घोषणा किए, लॉकडाउन हो गया। मोदी जी थाली बजाने के लिए बोले, थाली बज गया। मोदी जी मोमबत्ती जलाने के लिए बोले, मोमबत्ती जल गया। थाली पीटने के लिए बोले, थाली पीट गया। सब चीज हो गया। अच्छा सुनिए ना, अब हो गया तो मतलब यहां से क्या स्पष्ट हो रहा है? कार्यपालिका क्या करता है? कार्यपालिका आदेश जारी करता है। क्या जारी करता है? कार्यपालिका आदेश जारी करता है। क्या? आदेश जारी करता है। कार्यपालिका आदेश जारी करता मतलब राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री आदेश जारी करता है। तो अब ये जरूरी थोड़े है कि ये सब जो आदेश जारी करेगा वो संविधान के अनुरूप ही जारी करेगा। ऐसा तो कोई जरूरी ना है। जरूरी है। कैसे जरूरी ना है? भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत सर्वोच्च स्थान संविधान को प्राप्त है। संविधान से कोई ऊपर नहीं रह सकता है। संविधान से कोई ऊपर नहीं जा सकता है। संविधान से कोई ऊपर नहीं जा सकता है। मतलब राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री कोई भी हो, वह कोई भी आदेश जारी करेगा संविधान सम्मत ही जारी करेगा। संविधान से बाहर जाकर नहीं कर सकता है। और जो देश में नियम कानून विधि व्यवस्था है उसी के तहत आदेश जारी करेगा। अपने मन से कुछ भी नहीं कर देगा। यह चीज है। विधायिका विधि का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? विधायिका विधि का निर्माण करता है। न्यायपालिका न्याय करता है। न्यायपालिका क्या करता है? न्याय करता है। तो अब सुनिएगा, कार्यपालिका ने जो आदेश दिया है, कार्यपालिका ने जो आदेश दिया है और विधायिका ने जिस विधि का निर्माण किया है, विधायिका ने जिस विधि का निर्माण किया है, कार्यपालिका द्वारा जारी आदेश और विधायिका द्वारा निर्मित विधि संविधान के अनुरूप है या नहीं? संविधान के अनुरूप है या नहीं है? संविधान के अनुरूप है या नहीं है? इसकी जांच करने का अधिकार जो न्यायपालिका को होता है, यानी जो सुप्रीम कोर्ट को होता है, वही सुप्रीम कोर्ट का न्यायिक पुनर्विलोकन कहलाता है। वही सुप्रीम कोर्ट का न्यायिक पुनर्विलोकन कहलाता है। गौर कीजिएगा। देखिए, देश संविधान से चलता है। संविधान से ऊपर कोई नहीं हो सकता है, चाहे राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, लोकसभा हो, राज्यसभा हो, कोई भी हो, सुप्रीम कोर्ट कोई भी हो, संविधान से ऊपर नहीं हो सकता है। और आप याद कीजिए, संविधान का जो व्याख्याकार होता है वह सुप्रीम कोर्ट होता है। संविधान का व्याख्याकार, संविधान की व्याख्या करने का जिसे अधिकार होता है वह भारत का सुप्रीम कोर्ट है। तो संविधान की व्याख्या कौन कर सकता है? भारत का सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ही संविधान की व्याख्या करते हुए यह बता सकता है कि कौन प्रावधान संविधान के अनुरूप है या कौन प्रावधान संविधान के अनुरूप नहीं है। यह करने का अधिकार भारत के सुप्रीम कोर्ट को होता है। एक बार फिर से सुनिएगा, कार्यपालिका द्वारा जारी आदेश, विधायिका द्वारा निर्मित विधि संविधान के अनुरूप है या नहीं है, इसकी जांच जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाता है वही सुप्रीम कोर्ट का न्यायिक पुनर्विलोकन कहलाता है। अगर कार्यपालिका द्वारा जारी आदेश संविधान सम्मत नहीं है, संविधान के अनुरूप नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट उसको निरस्त कर देगा, खत्म कर देगा, समाप्त कर देगा। तथा
और अगर विधायिका द्वारा निर्मित विधि संविधान के अनुरूप नहीं है, सुप्रीम कोर्ट उस विधि के ऊपर रोक लगा देगा। सुप्रीम कोर्ट उस विधि के ऊपर रोक लगा देगा। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का कार्यपालिका के ऊपर नियंत्रण हुआ कि नहीं हुआ? विधायिका के ऊपर नियंत्रण हुआ कि नहीं हुआ? कार्यपालिका के द्वारा जारी आदेश अगर संविधान के अनुरूप नहीं है तो उस पर रोक लगा देगा, तो नियंत्रण नहीं हुआ जी। आए हुआ ना जी। विधायिका द्वारा निर्मित विधि संविधान के अनुरूप नहीं है, उस विधि पर रोक लगा सकता है सुप्रीम कोर्ट। तो विधायिका के कार्यों पर सुप्रीम कोर्ट का नियंत्रण हुआ या नहीं हुआ? हाँ या ना? बात क्लियर है। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का यानी न्यायपालिका का कार्यपालिका और विधायिका के ऊपर नियंत्रण है। बात क्लियर है। चलिए, तो ये सब सुप्रीम कोर्ट के कार्य अधिकार शक्ति के विषय में हमने आपको बताया है। अब देखिएगा, देश में जब से संविधान लागू हुआ है तब से लेकर आज तक में, देश में जब से संविधान लागू हुआ है, संविधान लागू हुआ है 26 जनवरी 1950, तब से लेकर आज तक देश में टोटल 49, 4 पर 9 49 सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश बन चुके हैं, जिसमें प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जेकानिया और 49वें मुख्य न्यायाधीश उदय यू ललित, समझिएगा, न्यायाधीश उदय ललित, समझिएगा, उदय ललित, हाँ हाँ हाँ, उदय यू ललित जो भी है, उदय यू ललित, यू ललित पूरा नाम है उसका, न्यायाधीश यू ललित, समझिएगा, उसका नाम है। 49वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। हीरालाल जेकानिया से लेकर यू ललित तक में सबसे अधिक वर्षों तक न्यायाधीश के पद पर रहने का रिकॉर्ड यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ के नाम दर्ज है। यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ 1978 से 1985 ईस्वी तक 2696 दिन तक 6 बरस से ज्यादा समय तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहे हैं। उनसे ज्यादा समय तक सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पद पर कोई नहीं रहा है। वहीं सबसे कम दिनों तक सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहने का रिकॉर्ड कमल नारायण सिंह के नाम दर्ज है, मात्र 17 दिन। कमल नारायण सिंह के नाम दर्ज है, मात्र 17। तो इतना बात किए हैं। अब सबसे पहले इतना लिखिए, फिर इससे आगे बताएंगे। ठीक है, लिखना प्रारंभ कीजिए। चाहे तो ठंडा हो गया होगा जी। चलिए लिखिए। हेडिंग मारिएगा अपीलीय अधिकार। हेडिंग मारिएगा अपीलीय अधिकार। भारत देश का सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय भारत देश का सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय
भारत देश का सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय सुप्रीम कोर्ट है। इसके अपीलीय क्षेत्राधिकार के विषय में जानकारी हमें इसके अपीलीय क्षेत्राधिकार के विषय में जानकारी हमें अनुच्छेद 132, 33, 34 और 36 अनुच्छेद 132, 33, 134 और 136 प्रदान करता है। आगे हेडिंग मारिएगा, पुनर्विचार संबंधी अधिकार। डैश देकर अनुच्छेद 137 सुप्रीम कोर्ट को, आगे हेडिंग मारिएगा, पुनर्विचार संबंधी अधिकार। पुनर्विचार संबंधी अधिकार हेडिंग मार लिए। अनुच्छेद 137 सुप्रीम कोर्ट को अनुच्छेद 137 सुप्रीम कोर्ट को पुनर्विचार संबंधी अधिकार प्रदान करता है। इस अधिकार के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट इस अधिकार के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट अपने द्वारा दिए गए इस अधिकार के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट अपने द्वारा दिए गए निर्णयों पर फिर से विचार कर सकता है। अपने द्वारा दिए गए निर्णयों पर फिर से विचार कर सकता है। अपने द्वारा दिए गए निर्णयों पर फिर से विचार कर सकता है। आगे सलाहकारी अधिकार। आगे हेडिंग मारिए, सलाहकारी अधिकार। सलाहकारी अधिकार लिखिएगा। अनुच्छेद 143 अनुच्छेद 143 सुप्रीम कोर्ट को सलाहकारी अधिकार प्रदान करता है। फुल स्टॉप। अनुच्छेद 143 यह कहता है कि
अनुच्छेद 143 यह कहता है कि अगर भारत के राष्ट्रपति को किसी कानूनी मसले पर सलाह लेना है, तो राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है। तो राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है। सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए बाध्य है। सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए बाध्य है। लेकिन राष्ट्रपति सलाह मानने को बाध्य नहीं है। यहां पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ अपने प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में आने वाले मामलों सुप्रीम कोर्ट सिर्फ अपने प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में आने वाले मामलों सुप्रीम कोर्ट सिर्फ अपने प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में आने वाले मामलों पर सलाह देने के लिए बाध्य है। सुप्रीम कोर्ट अपने प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले मामलों पर सलाह देने के लिए बाध्य है। फुल स्टॉप। आगे, मौलिक अधिकार का संरक्षक लिखिएगा। मौलिक अधिकार का संरक्षक डैश देकर अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट
भारत के आम नागरिकों के मौलिक अधिकारों का भारत के आम नागरिकों के मौलिक अधिकारों का संरक्षक होता है। फुल स्टॉप। किसी भी आम नागरिक के मौलिक अधिकार के हनन होने की स्थिति में वह अनुच्छेद 32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। वह अनुच्छेद 32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। आगे स्टार मार के लिखिएगा। सुप्रीम कोर्ट भारतीय संविधान के व्याख्याकार और संरक्षक के तौर पर काम करता है। सुप्रीम कोर्ट भारतीय संविधान के व्याख्याकार और संरक्षक के तौर पर काम करता है। सुप्रीम कोर्ट भारतीय संविधान के व्याख्याकार और संरक्षक के तौर पर काम करता है। फुल स्टॉप। हेडिंग मारिएगा, न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार। न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार। न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार यह अमेरिकी संविधान की मूल विशेषता है। यह अमेरिकी संविधान की मूल विशेषता है। यह अमेरिकी संविधान की मूल विशेषता है। फुल स्टॉप। भारतीय संविधान में प्रत्यक्ष तौर पर भारतीय संविधान में प्रत्यक्ष तौर पर इसकी चर्चा नहीं है। भारतीय संविधान में प्रत्यक्ष तौर पर इसकी चर्चा नहीं है, लेकिन अप्रत्यक्ष तौर पर इसकी चर्चा
लेकिन अप्रत्यक्ष तौर पर इसकी चर्चा अनुच्छेद 13, 32 और 226 में है। अनुच्छेद 13, 32 और 226 में है, लेकिन अप्रत्यक्ष तौर पर इसकी चर्चा अनुच्छेद 13, 32 और 226 में है। सुप्रीम कोर्ट न्यायिक पुनर्विलोकन के अधिकार के तहत सुप्रीम कोर्ट न्यायिक पुनर्विलोकन के अधिकार के तहत सुप्रीम कोर्ट न्यायिक पुनर्विलोकन के अधिकार के तहत कार्यपालिका और विधायिका पर अपना नियंत्रण स्थापित करता है। सुप्रीम कोर्ट न्यायिक पुनर्विलोकन के अधिकार के तहत सुप्रीम कोर्ट न्यायिक पुनर्विलोकन के अधिकार के तहत सुप्रीम कोर्ट न्यायिक पुनर्विलोकन के अधिकार के तहत कार्यपालिका और विधायिका पर नियंत्रण स्थापित करता है। कार्यपालिका और विधायिका पर नियंत्रण स्थापित करता है। कार्यपालिका और विधायिका पर अपना नियंत्रण स्थापित करता है। नीचे से स्टार मार के लिखिएगा। कार्यपालिका द्वारा जारी किए गए आदेश कार्यपालिका द्वारा जारी किए गए आदेश तथा विधायिका द्वारा निर्मित विधि कार्यपालिका द्वारा जारी किए गए आदेश तथा विधायिका द्वारा निर्मित विधि संविधान के अनुरूप है या नहीं, संविधान के अनुरूप है या नहीं, है या नहीं, इसकी जांच करने का अधिकार है या नहीं, इसकी जांच करने का अधिकार इसकी जांच करने का अधिकार जो न्यायपालिका को होता है, जो न्यायपालिका को होता है उसे ही न्यायिक पुनर्विलोकन कहा जाता है। 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 आगे स्टार मार के लिखते जाइएगा पॉइंट में। पहला पॉइंट, भारत के सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश भारत के सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया, हीरालाल जे कानिया, हीरालाल जे कानिया बने थे। आगे, वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश
वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश यू ललित। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश यू ललित हैं। कॉस्ट में 49वां यू ललित, कॉस्ट में 49वां। आगे सबसे अधिक वर्षों तक सबसे अधिक वर्षों तक सुप्रीम कोर्ट के सबसे अधिक वर्षों तक सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहने का रिकॉर्ड सबसे अधिक वर्षों तक सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहने का रिकॉर्ड यशवंत विष्णु चंद्रचूड़। यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ कॉस्ट में 1978 से 1985, कॉस्ट में 1978 से 1985 कॉमा 2696 दिन, यानी 2696 दिन, 2696 दिन, 2696 दिन कॉस्ट बंद। 1978 से 1985 कॉमा 2696 दिन कॉस्ट बंद। सबसे अधिक वर्षों तक सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहने का रिकॉर्ड यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ के नाम दर्ज है। 2696 दिन 2696, 1978 से 1985। आगे अगला स्टार मार के लिखिएगा। सबसे कम दिनों तक सबसे कम दिनों तक सबसे कम दिनों तक सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सबसे कम दिनों तक सुप्रीम कोर्ट के सबसे कम दिनों तक सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहने का रिकॉर्ड कमल नारायण सिंह, कमल नारायण सिंह, कॉस्ट में 17 दिन। कमल नारायण सिंह कॉस्ट में 17 दिन के नाम दर्ज है। कमल नारायण सिंह के नाम दर्ज है, कॉस्ट में 17 दिन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्लास शुरू से काहे नहीं करते हैं जी? सरगम भारती कितना लिखाई हैं कोई बताइए प्लीज। सब रोज जिंदगी भर यही करते रह जाइएगा। चलिए सुनिए, अब अल्लाह मत कीजिए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के नियुक्ति के विषय में बता दिए हैं, कार्यकाल बता दिए हैं, हर चीज बता दिए हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता के विषय में भी बता दिए हैं, कितना वेतन है, क्या है, न है, सब चीज बता दिए हैं। लेकिन आप गौर किए हैं, एगो बात नहीं बताए हैं, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को कैसे हटाया जाता है। ये बात बताए हैं? नहीं बताए हैं। तो यही बात अब बताने जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को कैसे हटाया जाता है। तो चीजों को समझिएगा। अब आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश
को कैसे हटाया जाता है। एक तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को जिस प्रक्रिया के तहत हटाया जाता है उसे महाभियोग प्रक्रिया कहा जाता है, लेकिन संविधान में इस शब्द का जिक्र नहीं है। बोलचाल की भाषा में हम कह देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाया जाता है, लेकिन संविधान में महाभियोग प्रक्रिया शब्द का चर्चा नहीं है। लेकिन बोलचाल में बोलते हैं तो यहां पर भी बोल करके ही समझेंगे। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के ऊपर महाभियोग लगा करके उन्हें पद से हटाया जाता है। अब प्रश्न ये उठता है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के ऊपर महाभियोग लगाता कौन है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के ऊपर महाभियोग संसद लगा सकता है। कौन लगा सकता है? संसद, पार्लियामेंट। अब आप सभी लोग जानते हैं कि भारतीय संसद, इंडियन पार्लियामेंट के अंतर्गत 2 सदन होते हैं, 2 हाउस होते हैं, एक लोकसभा दूसरा राज्यसभा। तो अब प्रश्न ये है कि लोकसभा पहले लगाता है कि राज्यसभा। तो इसका सीधा सा उत्तर ये है कि दोनों में से कोई भी सदन लगा सकता है। पहले लोकसभा भी लगा सकता है या पहले राज्यसभा भी लगा सकता है। दोनों में से कोई भी लगा सकता है, दोनों में से कोई भी लगा सकता है। लेकिन यहां पर शर्त है, संसद के अंतर्गत जो लोकसभा और राज्यसभा है दोनों में से कोई भी लगा सकता है। शर्त यह है कि यह प्रस्ताव या यह प्रक्रिया तब न्यायाधीशों के ऊपर लाया जाता है या तब लगाया जाता है जब वह भ्रष्टाचार में संलिप्त पाया जाता है। भ्रष्टाचार में संलिप्त पाया जाता है तब यह प्रक्रिया उनके ऊपर चलाया जाता है। और दूसरी बात यह है कि अगर लोकसभा लगाएगा तो लोकसभा के कम से कम 100 सदस्यों का लिखित समर्थन होना चाहिए, और अगर राज्यसभा लगाएगा तो राज्यसभा के कम से कम 50 सदस्यों का लिखित समर्थन होना चाहिए। 50 सदस्यों का लिखित समर्थन होना चाहिए। लोकसभा अगर लगाता है 100, राज्यसभा लगाता है 50। मान लिया जाए कि लोकसभा ही लगाया। लोकसभा जब लगाएगा, महाभियोग प्रक्रिया की शुरुआत लोकसभा करेगा। यहां तक जब बात आ जाता है तो इसके बाद एक 3 सदस्यीय कमिटी गठित होता है। एक 3 सदस्यीय कमिटी गठित होता है, और जो 3 सदस्यीय कमिटी गठित होता है उस 3 सदस्यीय कमिटी में एगो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है, दूसरा किसी राज्य के हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है, और तीसरा कोई विधि का बहुत बड़ा ज्ञाता होता है। कोई विधि का बहुत बड़ा ज्ञाता होता है। विधि का ज्ञाता कोई भी व्यक्ति, 3 लोगों को मिलाकर यह कमेटी गठित होता है। और ये 3 सदस्यीय कमेटी राष्ट्रपति 3 सदस्यीय कमेटी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर लगे हुए भ्रष्टाचार या कदाचार की जांच करता है। अगर जांच करने के दौरान यह पाया जाता है कि न्यायाधीश कदाचारी या भ्रष्टाचारी नहीं है तो यह प्रक्रिया वही समाप्त हो जाता है। लेकिन अगर यह पाया जाता है कि न्यायाधीश भ्रष्टाचारी है, तब
यह 3 सदस्यीय कमेटी अपनी रिपोर्ट सदन में पेश करता है, लोकसभा में पेश करता है, और उसके बाद उस न्यायाधीश के ऊपर प्रक्रिया की शुरुआत होती है। पहले लोकसभा अपने 2/3 बहुमत से इसे पारित करता है, और जब लोकसभा पारित कर देता है तत्पश्चात यह राज्यसभा में जाता है। राज्यसभा को भी इस प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से पारित करना होता है, और जब दोनों सदन इस प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से पारित कर देता है, तत्पश्चात राष्ट्रपति के पास जाता है। राष्ट्रपति अपना अनुमति देता है, राष्ट्रपति अपना आदेश देता है, और राष्ट्रपति के आदेश से सुप्रीम कोर्ट के उस न्यायाधीश को पद से हटा दिया जाता है। क्या आज तक किसी न्यायाधीश को, सुप्रीम कोर्ट के किसी न्यायाधीश को इस प्रक्रिया द्वारा पद से हटाया गया है या नहीं हटाया गया है? आज तक इस प्रक्रिया द्वारा सुप्रीम कोर्ट के किसी न्यायाधीश को नहीं हटाया गया है। लेकिन यह प्रक्रिया 1993 ईस्वी में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बी रामास्वामी के ऊपर चलाया गया था, और लोकसभा में जब मतदान प्रारंभ हुआ तो कांग्रेस वॉकआउट कर गया, जिस कारण प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो पाया। लेकिन यह प्रक्रिया 1993 ईस्वी के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश वी रामास्वामी के ऊपर चलाया गया था, परंतु यह प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो पाया। बात क्लियर है? नीचे से लिखना प्रारंभ कीजिए, हेडिंग मारिएगा। क्या हो रहा है? 5000 पेज 2000 पेज कर रहे हैं आप लोग, क्या नौटंकी बतिया रहे हैं? वहां बकलोल सब हैं आप लोग। चलिए लिखिए। जिसको पढ़ने से मतलब वो कमेंट करता है जी। आप ही में से जिसको पढ़ने से मतलब है ध्यान से सुनते हैं ना। जिसको पढ़ने से मतलब नहीं वो पीछे मुड़ के बतियाएगा, दायां देखेगा, बायां देखेगा, ऊपर देखेगा, नीचे देखेगा। वो सबसे नहीं होगा तो मोबाइल निकाल लेगा, मोबाइल देखेगा। यही सब न करते हैं। पीछे में जो बैठता है वो यही सब करता है। ठीक है, लिखना प्रारंभ कीजिए। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाए जाने की प्रक्रिया। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाए जाने की प्रक्रिया। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाए जाने की प्रक्रिया। कदाचार या भ्रष्टाचार, कदाचार या भ्रष्टाचार का आरोप लगने पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को पद से हटाने हेतु सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को पद से हटाने हेतु महाभियोग प्रक्रिया चलाया जाता है।
महाभियोग प्रक्रिया चलाया जाता है। यह प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन में, यह प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन के द्वारा, यह प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन के द्वारा, यह प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन के द्वारा चलाया जा सकता है। लेकिन यह प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन के द्वारा चलाया जा सकता है, लेकिन अगर लोकसभा चलाता है तो उसके 100 सदस्यों का लिखित समर्थन आवश्यक है। तो उसके 100 सदस्यों का लिखित समर्थन आवश्यक है। और अगर राज्यसभा चलाता है, और अगर राज्यसभा चलाता है, और अगर राज्यसभा चलाता है और अगर राज्यसभा चलाता है तो उसके 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। तो उसके 50 सदस्यों का लिखित समर्थन आवश्यक है। और अगर राज्यसभा चलाता है तो उसके 50 सदस्यों का लिखित समर्थन आवश्यक है। यह प्रक्रिया जब संसद के सदनों में प्रारंभ होता है यह प्रक्रिया जब संसद के सदनों में प्रारंभ होता है तो न्यायाधीश के ऊपर लगे भ्रष्टाचार की जांच हेतु न्यायाधीश के ऊपर लगे भ्रष्टाचार की जांच हेतु न्यायाधीश के ऊपर लगे भ्रष्टाचार की जांच हेतु तीन सदस्यीय समिति गठित की जाती है। 3 सदस्यीय समिति गठित की जाती है। 3 सदस्यीय समिति गठित की जाती है जिसमें एक सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, जिसमें एक सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं। दूसरा किसी राज्य के हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है। दूसरा किसी राज्य के हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है। और तीसरा
ऐसे व्यक्ति होते हैं जो विधि का विशेषज्ञ होता है। तीसरा, ऐसे व्यक्ति होते हैं ऐसे व्यक्ति होते हैं जो विधि का विशेषज्ञ होता है। जो विधि का विशेषज्ञ होता है। यह कमिटी जांच करके बताती है कि न्यायाधीश भ्रष्टाचारी है या नहीं। अगर न्यायाधीश पर भ्रष्टाचार साबित नहीं होता है, भ्रष्टाचारी है या नहीं, फुल स्टॉप। न्यायाधीश भ्रष्टाचारी है या नहीं। अगर न्यायाधीश पर भ्रष्टाचार साबित नहीं होता है, 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 तो प्रक्रिया वही समाप्त हो जाती है। अगर न्यायाधीश पर भ्रष्टाचार साबित नहीं होता है तो प्रक्रिया वहीं समाप्त हो जाती है। अगर न्यायाधीश पर भ्रष्टाचार साबित नहीं होता है तो प्रक्रिया वहीं समाप्त हो जाती है। प्रक्रिया वहीं समाप्त हो जाती है। लेकिन अगर भ्रष्टाचार साबित हो जाता है, लेकिन अगर भ्रष्टाचार साबित हो जाता है, लेकिन अगर भ्रष्टाचार साबित हो जाता है तो फिर जिस सदन में इस प्रक्रिया की शुरुआत होती है, तो फिर जिस सदन में इस प्रक्रिया की शुरुआत होती है, तो फिर जिस सदन में इस प्रक्रिया की शुरुआत होती है, तो फिर जिस सदन में इस प्रक्रिया की शुरुआत होती है, उस सदन के द्वारा इस प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से पारित किया जाता है। तत्पश्चात यह प्रस्ताव दूसरे सदन में जाता है। तत्पश्चात यह प्रस्ताव दूसरे सदन में जाता है।
फुल स्टॉप। दूसरा सदन भी दो तिहाई बहुमत से पारित कर देता है। दूसरा सदन भी दो तिहाई बहुमत से पारित कर देता है, इसके बाद राष्ट्रपति के द्वारा आदेश जारी कर, इसके बाद राष्ट्रपति के द्वारा आदेश जारी कर, इसके बाद राष्ट्रपति के द्वारा आदेश जारी कर न्यायाधीश को पद से हटाने की घोषणा कर दी जाती है। आज तक इस प्रक्रिया के द्वारा उसी में आज तक इस प्रक्रिया के द्वारा किसी भी न्यायाधीश को पद से नहीं हटाया गया है। लेकिन 1993 ईस्वी में भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश वी रामास्वामी के ऊपर, लेकिन 1993 ईस्वी में भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश वी रामास्वामी के ऊपर, लेकिन 1993 ईस्वी में भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश वी रामास्वामी के ऊपर यह प्रक्रिया चलाया गया, किंतु लेकिन 1993 ईस्वी में भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश वी रामास्वामी के ऊपर यह प्रक्रिया चलाया गया, लेकिन 1993 ईस्वी में भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश वी रामास्वामी के ऊपर यह प्रक्रिया चलाया गया। अब लिखे, किंतु कांग्रेस के सदस्यों के लोकसभा से, किंतु कांग्रेस के सदस्यों के लोकसभा से वॉकआउट होने के कारण, किंतु कांग्रेस के सदस्यों के लोकसभा से वॉकआउट होने के कारण, बाहर जाने के कारण, वॉकआउट मतलब बाहर जाना, वॉकआउट होने के कारण प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो पाया। प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो पाया। ऑनलाइन वाले पे क्या ध्यान दे बताइए? ऑनलाइन वाला नोटंकी बतियाते हैं, क्या ध्यान देंगे? जो समझाते हैं वो तो समझिएगा नहीं, खाली फालतू कमेंट कीजिएगा। कमेंट पढ़ने वाला है नहीं तो ऐसे कमेंट पढ़ते हैं जी, फालतू, खाली फालतू फालतू।
है, है देखिए 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 व्हाइट टी शर्ट वाला को देखिए भैया, लगेगा जी। है बरतुआरी भाग जाएगा घर से, जो हाल है बरतुआरी भागबे न करेगा। अब मान लीजिए बरतुआरी देखने के लिए आएगा, अब बरतुआरी क्वेश्चन पूछिए रहा है और उठ के जाने लगेगा, तो बरतुआरी को क्या समझ में आएगा? तो भागिए न जाएगा। माँ बकलोल है, कैसे आएगा? बेरोजगार लोग का बरतुआर आता है। अब लड़की उतना फालतू थोड़े है। जल्दी महाराज पढ़ लिख के नौकरी लीजिए, बाल तो उड़िए गया है, दांतों टूट रहा है, बुढ़ारी आ गया है, मजाक कर रहे हैं, शादी हो गया है। शांत रहिए, है शांत। किसका हो गया है? कौन कौन शादीशुदा है इसमें? वो है ना, जिसका हो गया है ठीक है, नहीं तो आगे होबो नहीं करेगा। हम जब आप लोग खोज के दे दीजिएगा तब कर लेंगे। चलिए आगे आइए। किससे करवाइएगा? क्या बोल रहा है? किससे करवाए? हो आप अपने साली से पहले आप अपना कीजिए ना, तब ना साली होगी। चलिए है, अब आइए याद कीजिए ना, तब साली घरवाली करते रहिएगा। उस सब में कुछ रखा है जी? कुछ ना, कुछ नहीं है, समझे? कुछ रहता तो मोदी जी पत्नी के साथ रहते ना हो। मोदी जी पत्नी के साथ हैं, शादी करके भी छोड़ दिए है ना। तो महान बनना है तो महान बनने का पहला शर्त यही है, शादी नहीं करना है। देखिए मोदी जी शादी किए लेकिन छोड़ दिए। योगी, अटल बिहारी वाजपेयी, एपीजे अब्दुल कलाम, ममता बनर्जी, सुश्री मायावती, हाँ क्या? ललित मोदी। आप लोग नाम किसका ले लेते हैं हम बताइए? ललित मोदी तो बुढ़ारी में फैलहारी कर रहा है। चलिए अब आइए, चलिए एगो बात बताते हैं। कल आप लोग का क्लास नहीं ना हुआ था? ठीक है। अरे बिट्टू सर कोनो बात पे गुस्सा जाते हैं, अब छोटका छोटका बात पे गुस्सा जाते हैं। चलिए सुनिए, देखिए वो मैनेजमेंट को जो है ना बोला गया था कि जो है यानी आपसे पहले वाला बैच में 5 से 7 वाला बैच में लड़का सब आपस में बैठने के लिए, आगे में बैठने के लिए जो है ना झगड़ा कर लिया, ठीक है। और सब लड़का बाहर से लड़का बुला लिया था, तो यही सब चीज़ हुआ। मारपीट नहीं होने दिए, संभाल लिए, समझे? तो इसी कारण कल शाम का 5 से 7 बैच भी डिस्टर्ब हो गया था, आपका भी बैच डिस्टर्ब हो गया था। कुछ असामाजिक तत्व के कारण ये सब हो जाता है। तो बिट्टू सर जो है आपके बैच में आए होंगे, आ करके लौटे होंगे, ठीक है। तो बिट्टू सर मैनेजमेंट को बोला था कि हमको नहीं पता था ये चीज़ कि लड़की जितना है ना आधा इधर आधा इधर, ठीक है। उसके बाद फिर तो 2 गो बेंच जो है ना, हाँ 3 गो बेंच छोड़ दीजिएगा, 3 गो बेंच छोड़ करके आप लोग बैठिएगा उधर, और इधर भी 3 गो बेंच छोड़, 5 गो बेंच। तो ये बैठेगी कैसे? कहाँ लड़की उतना है? ई बैच में जितना लड़की है उतने ना जी, ठीक है। 3 गो बेंच छोड़ दीजिएगा इधर, 3 गो इधर छोड़ दीजिएगा, ठीक है। फिर अपना पीछे होकर के बैठिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बिट्टू सर के क्लास, मेरे क्लास में
हम तो यहाँ इस बात के समर्थक हैं कि लड़का लड़की, एगो लड़का एगो लड़की बैठे, ठीक है, हम इस बात के समर्थक हैं। अरे आगे चल करके आपको अगर जॉब होता है तो आप किसके साथ काम कीजिएगा? और आपका मेंटेलिटी अगर नीचे स्तर का रहेगा तो फिर क्या हुआ बताइए? 21वीं सदी में जीते हुए जो है इस मेंटेलिटी के रहिएगा, थोड़े होगा। हमारे क्लास में आप जैसे बैठते हैं, आप लड़की के बगल में बैठते हैं, हम कुछ नहीं बोलेंगे। हम खुद लड़का को जगह नहीं मिलता है तो लड़की के बगल में जगह होता है तो हम बुला करके बैठाते हैं जी। आपके बैच में कभी ऐसा नहीं हुआ है? हुआ होगा, ये सब जानते हैं। यानी मन का मैला है वो, ठीक है, ऊपर उठिए ना, सोच को थोड़ा ऊपर उठाइए ना, क्या जीवन भर वही फालतू सोच में लगे रहिएगा। हमारे क्लास में एकदम जिसको जहां बैठना है वो वहां बैठिए, कोई दिक्कत नहीं है। बिट्टू सर के क्लास में पर्सनली बोल रहे हैं, 3 बेंच इधर 3 बेंच इधर, उसके बाद आप लोग बैठिएगा, ठीक है। बिट्टू सर के बैच में उधर वाला नहीं, उधर वाला क्या, उधर वाला नहीं। अब इस बैच में उतना लड़की थोड़े है जी, ठीक है। आपसे पहला वाला बैच में बहुत सारी लड़की है, तो उसमें तो हमको लगता है वो पिलर तक इधर भी बैठी हुई थी, ठीक है। तो चलिए, अब सर का मन है अपना, और इसी कारण जो है आपका क्लास छोड़ दिए थे। यानी मैनेजमेंट इधर लड़की को बैठाया नहीं था, इस वजह से क्लास छोड़ दिए। कल तो क्लास छोड़िए दिए, आज भी छोड़ दिए हैं, और कल भी लेंगे कि नहीं लेंगे हमको भी नहीं पता है, समझ गए। तो आपको हम बता रहे हैं, आप क्लास को लेकर के जो है, मेरा क्लास चलता रहेगा। मेरा मंगलवार को होता है आपके बैच में, बृहस्पतिवार को होता है और शुक्रवार को। तो मंगलवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार एकदम क्लास होगा। दुनिया पलट जाए, उलट जाए, आंधी आ जाए, ज्वालामुखी फट जाए, कोई दिक्कत नहीं है, मेरा क्लास होगा। मेरा क्लास आपको, आप याद कर लीजिए, हर सिचुएशन में होता है। भले ही थोड़ा सा हम क्लास लेट से आए, ये सही है, लेकिन क्लास मेरा होता है। आप बताइए हम कितना दिन बंक किए हैं? हमको तो नहीं लगता हम कभी बंक करते हैं, कभी नहीं हम बंक करते हैं। लेट हम करते हैं, ये सत्य है। देखिए, मैनेजमेंट देखते हैं, कोई लोग आ जाता है मिलने के लिए, बहुत तरह का चीज है, तो इसी वजह से लेट हो जाता है, समझे। तो ये चीज है, मेरा क्लास होगा, और कल होगा या नहीं होगा इसको लेकर के जो है आप टेलीग्राम देख लीजिएगा, ठीक है। ये चीज है। अब आइए याद करते हैं, देश का सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय कौन होता है? सुप्रीम कोर्ट के अपीलीय क्षेत्राधिकार के विषय में जानकारी कौन कौन सा अनुच्छेद? 132, 134, 134 और 100। इस सब अनुच्छेद को डिफाइन करेंगे, आपको चिंता नहीं करना है, सिर्फ इतना बताएं ई है, आगे बताएंगे कि ई क्या है, आगे बताएंगे, फिलहाल इतना आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट को पुनर्विचार संबंधी अधिकार प्राप्त है, हाँ या ना? कौन अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 100। सलाहकारी अधिकार है, कौन अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 100। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट से सलाह कौन मांगता? भारत के राष्ट्रपति। और सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए बाध्य है, लेकिन कौन मामला पर? जो उसके प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में आता है। सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए बाध्य है, हाँ या ना? हाँ, लेकिन कौन मामले पर? जो उसके प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में आता है। राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के सलाह को मानने के लिए बाध्य है? नहीं ना, नहीं है। आगे, मौलिक अधिकार का संरक्षक सुप्रीम कोर्ट है, कौन अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 32। संविधान का व्याख्याकार कौन है? भारत का संविधान का व्याख्याकार कौन है? भारत का सुप्रीम कोर्ट। चलिए, न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति न्यायपालिका यानी सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त है। अच्छा, न्यायिक पुनर्विलोकन किस देश के संविधान की मूल विशेषता? कौन देश? भारत के संविधान के किसी भी अनुच्छेद में क्या प्रत्यक्ष तौर पर इसकी चर्चा है? नहीं ना है। अप्रत्यक्ष तौर पर किस अनुच्छेद में इसकी चर्चा? 13, 32 और 200। 13, 32 और 200। अच्छा, न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति के तहत सुप्रीम कोर्ट कार्यपालिका और विधायिका पर नियंत्रण स्थापित करता है, हाँ या ना? आपसे अगर पूछा जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट कार्यपालिका और विधायिका पर किस व्यवस्था के तहत नियंत्रण स्थापित करता है, तो उत्तर क्या होगा? न्यायिक पुनर्विलोकन। न्यायिक पुनर्विलोकन। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के उप न्यायाधीशों को हटाने हेतु महाभियोग प्रक्रिया कौन चलाता? कौन सदन?
दोनों में से कोई भी ना। लेकिन अगर लोकसभा चलेगा तो कितने सदस्यों तक? राज्यसभा चलाएगा। अच्छा, जिस न्यायाधीश पर चलाएगा भ्रष्टाचार की जांच हेतु कितना सदस्य कमेटी? 3 सदस्यीय कमेटी गठित होता है। उसमें एक कौन होता है? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, विधि का कोई ज्ञाता। और इसके बाद आगे बताइएगा, क्या आज तक यह प्रक्रिया किसी न्यायाधीश के ऊपर चलाया गया है? हाँ, चलाया गया है। हाँ, सिर्फ एक पर, बी रामा, क्या उसको इस प्रक्रिया के तहत हटाया गया था? यानी इस प्रक्रिया के तहत आज तक किसी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को हटाया गया है? नहीं ना हटाया गया। बात क्लियर है? इससे आगे अगले क्लास में। धन्यवाद सभी लोगों को। तदर्थ न्यायाधीशों का कोई कार्यकाल नहीं होता है। आराम से निकलिए, हाथ पैर मत तोड़िए। खुश रहिए। जो बोल रहे थे कि एडमिशन करवाए थे अपने भाई को, तो ड्यूज नहीं लिखा। नहीं लिखा है। क्या लिखा है? फुल पैड लिखा। ठीक।